बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। तो मेथड्स की जो एक्सरसाइज है पहले चैप्टर की 1.1 उसके सेकंड लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। तो इसमें आप देखें, अगर एक्सरसाइज के हम पहले 6 क्वेश्चन इसके पिछले लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 7 to 10। तो कहते हैं कि एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन कार्टेशियन फॉर्म एंड प्लॉट ऑन अर्जेंट डायग्राम। वी हैव टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स फ्रॉम पोलर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म। तो इसमें से मैंने 7 to 9 में से मैंने क्वेश्चन नंबर 8 चूज किया है। तो आप देख सकते हैं कि 5 6 of 3 π/4 ये अब हमारे पास पोलर फॉर्म में है, हमने इसे कार्टेशियन फॉर्म में लेके जाना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इसे पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में लेके जाते हैं। तो मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है कि 5 एज इट इज, सिस को आप एक्सपेंड कर दें। सिस की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी कि सिस जो है वो इनफेक्ट होता है cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ठीक, सिस मैंने बताया था लास्ट टाइम कि C स्टैंड्स फॉर cos, I स्टैंड्स फॉर आयोटा एंड S स्टैंड्स फॉर साइन। तो एंगल आपके पास वैसे ही आ गया। अब आपने ये वैल्यूज रिप्लेस करनी है। 5 cos 3π/4 आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, आपके पास वैल्यू आएगी -1/√2। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से। प्लस आयोटा साइन 3π/4 की वैल्यू भी आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, दैट विल बी 1/√2। ठीक, तो इन दोनों में से अगर आप हम सिंप्लीफाई करें तो 5 टाइम्स √2 जो है वो एलसीएम आ जाएगा और ये बन जाएगा -1 प्लस आयोटा। ठीक, अगर इसमें से माइनस भी कॉमन ले लिया जाए और इसे हम यूं करके लिखना चाहें कि -5/√2 इनटू ये बन जाएगा 1 - आयोटा। तो देखें, आपके पास देखें 1 आयोटा की शक्ल में आ गया। कॉज और साइन आपको नजर नहीं आ रहे हैं, मीन टू से दिस इज इन कार्टेशियन फॉर्म। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपने सीस की जगह पे कॉस प्लस आयोटा साइन लिख देना है और इनकी वैल्यूज आपने कैलकुलेटर से देख लेनी है। वैसे भी टेबल आपने याद किया हुआ होगा, अगर टेबल यूज कर लें तब भी ठीक, अदरवाइज कैलकुलेटर जो है वहां से आप वैल्यूज देख के लिखें, आगे सिंप्लीफिकेशन कर लें। तो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन फ्रॉम 7 to 9। इसको आप देख लें, रिव्यू कर लें। हम इससे आगे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर now time to solve question number 11, that is much more simple। कहते हैं find absolute value of z। क्वेश्चन नंबर 11, हमें ये z मॉड चाहिए। ठीक, इसके दो पार्ट्स हैं, तो मैं इसका सेकंड पार्ट चूज करने जा रहा हूं, वेयर कॉम्प्लेक्स नंबर z इज 3 + 4 आयोटा इंटू -1 + 2 आयोटा बाय -1 - आयोटा टाइम्स 3 - आयोटा। ये हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। ठीक, और हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड चाहिए, मॉडुलस चाहिए। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके साथ आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, मीन इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देन इन दोनों का प्रोडक्ट लें, फिर आप इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये सारा जो आपके पास मिक्स अचार बना हुआ है इसको आप मल्टीप्लाई करके एक बना लो। एक ये वे है, फिर आप उसका मॉड ले लो। दूसरा वे ये है, मैं यहां पे आपको बता देता हूं, इफ यू हैव different complex numbers, they have in product or with quotient or with fractions, तो फिर आप अगर इकट्ठा इन्हें मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप बाद में इनका मॉडुलस ले लो, या आप इनका सेपरेटली मॉड लेके
इनका सेपरेटली मॉड लेके बाद में इन्हें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो बजाय इसके कि हम पहले इनको मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें कॉन्जुगेट लें, हमारा काफी टाइम वेस्ट हो, बेटर इज दैट हम डायरेक्ट इसका मॉडुलस ले लेते हैं। देखिए कैसे, z mod must be equal to 3 plus 4 iota times -1 plus 2 iota by -1 minus iota times 3 minus iota। अब इसका अलहदा से मॉड, इसका अलहदा से मॉड, सभी का अलहदा से मॉड में ले लेता हूं। इनटू से 3 plus 4 iota and its mod, then mod of 1 minus 1, sorry, mod of -1 plus 2 iota over -1 minus iota and its mod, then 3 minus iota and its mod। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मॉड, मॉड की डेफिनेशन हमने पढ़ा है कि z मॉड, अगर z हमारे पास हो x प्लस आयोटा y, तो z मॉड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ रियल एंड स्क्वायर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहां देखिएगा फिर, दिस मस्ट बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर टाइम्स square root of -1 square plus 2 square over square root of -1 square plus -1 square times square root of 3 square plus -1 square. Check that. Now get simplification. 3 square means 9 plus 4 square means 16 and square root as it is. Then square root of 1 plus 4 by square root of 1 plus 1 and square root of 9 plus 1. Now z mod must be square root of 5, sorry, square root of 25, then square root of 5 divided by square root of 2, then square root of 10। सो मैं इन्हें एक ही स्क्वायर रूट में लिख रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 2 बाई 10। सो इस यहाँ आप कटिंग कर सकते हो, 5 1s are 5, 5 2s are 10। So here we have 25 divided by 4 and square root. The square root of 25 is 4. Sorry, square root of 25 is 5 and square root of 4 is 2. So the final value of modulus of z is 5 by 2. I am going to repeat, simple. It's very simple question. You are given a complex number z in the form of 2 or 3 product of 2 or 3 complex numbers, and then the quotient. You want to find its mod. What will be its mod? Take its mod on both sides, both hand side, and take the mods of all the complex numbers separately. Then according to definition, take the mod of each complex number. What will be that? The mod of any complex number is in fact the square root of sum of squares of real and imaginary parts. We have taken all the mods. Then after getting simplification, I have taken all these numbers into a single mean to say square root under the single square root, and after simplification I have 5 by 2. Hope this will be clear. Very simple question. That's all about question number 11, and its first part you can try that by yourself. Now we are moving towards question number 12. So one of the most important questions of this exercise. Question number 12.
This question number 12, has two parts. Question number 12. What is that? Question number 12. The statement of question number 12 is, show that z is a plus iota b. We are given a complex number. Z is equal to a plus iota b. Its first part is, this complex number z is a plus iota b is real if and only if z is its conjugate. Then its second part is pure imaginary if and only if z is negative of its conjugate. मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है a प्लस आयोटा b, उसका नाम उसने z रखा हुआ है। वो कहता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल होगा इफ एंड ओनली इफ ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसी के कॉन्जुगेट के इक्वल आ जाए। मतलब अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट इक्वल आ जाए तो वो खासियत सिर्फ किसकी है, वो एक रियल की है, यानी वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, वो इनफैक्ट रियल बन जाता है। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल कब होता है, जब उसका इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाता है। इमेजिनरी पार्ट खत्म होने का मतलब है उसकी इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 0 होती है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, अब इसमें ये इमेजिनरी पार्ट है, अगर ये रियल हो तो फिर b की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब सेकंड थिंग यहां देखिएगा, ये जब भी किसी स्टेटमेंट में आएगा ना इफ एंड ओनली इफ, पहली बात तो इसे हम इन शॉर्ट यूं भी लिख सकते हैं IFF। इफ IFF लिखा हुआ होगा इट मींस इफ एंड ओनली। जब भी ये स्टेटमेंट आएगी, इस स्टेटमेंट की खूबसूरती ये होगी कि इससे पहले भी हमें एक चीज गिवन होगी और इसके बाद भी। मतलब देखें, इससे पहले है z a प्लस आयोटा b इज रियल, और इसके बाद भी है z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। मीन टू से कि ये एक स्टेटमेंट जो है ये दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर रहा है, ये इफ एंड ओनली। अच्छा, अब आपने करना क्या होता है, आपने फिर ऐसा करना होता है कि इफ एंड ओनली से पहले वाली जो स्टेटमेंट है उसे आप सही मान लेंगे कि ये ठीक है, हम मान जाते हैं। अगर आप उसे सही मान लेंगे फिर उसको आपने देखते हुए आपने जो इफ एंड ओनली के बाद वाली स्टेटमेंट है उसे आपने प्रूव करना होगा। सिर्फ यही नहीं, फिर आप यही वाला प्रोसेस इसके साथ दोहराएंगे। आप फिर इफ एंड ओनली के बाद वाली जो स्टेटमेंट है उसे आप सपोज कर लें कि ये ठीक है, हम मान लेते हैं, उसको मानते हुए फिर आपने इसे प्रूव करना होगा। ठीक, ये भी ऐसे ही आप देखें, ये वो कहता है कि ये जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये प्योर इमेजिनरी होगा उस वक्त जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का नेगेटिव आपस में इक्वल हो जाए। ठीक, तो मैं इसका ये सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक, बस आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, तो सेकंड वाला मैं करने जा रहा हूँ। सो सेकंड का मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। प्रूफ ऑफ सेकंड, मैं मान लिया, लेट्स से मैं मान रहा हूं कि सपोज z इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट, ये मैंने मान लिया, यानी इफ एंड ओनली के बाद वाली चीज मैंने मान ली। अब मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव ये करना है कि ये z जो है ये प्योर इमेजिनरी है। अब प्योर इमेजिनरी कब होता है, प्योर इमेजिनरी उस वक्त होता है कि जब हमारे पास रियल पार्ट 0 आ जाए। मतलब then we have to show that z is equal to a plus iota b is प्योर इमेजिनरी। अब प्योर इमेजिनरी का क्या मतलब है, दैट इज
प्योर इमेजिनरी कब होगा, जब a इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव करना है। अब हमने ये सपोज किया हुआ है, सो z इज इक्वल टू, सो z इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट। z की वैल्यू कितनी है हमारे पास, z की वैल्यू a प्लस आयोटा b गिवन है, तो ये यहां पुट अप कर दें, ठीक है, ये माइनस एज इट इज, और z कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b। ठीक, कॉन्जुगेट में मैंने आपको सिखाया था प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये बन जाएगा फिर हमारे पास a प्लस आयोटा b इज माइनस a प्लस आयोटा b। ठीक, अब इन्हें उठा के आप लेफ्ट पे ले आओ तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b इज 0। अब ये आयोटा b पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कैंसल आउट हो गए, तो a प्लस a हमारे पास हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 0। अब 2a 0 है। अब देखिए दो चीजों का प्रोडक्ट 0 आ गया, यहां आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लीजिएगा, दो चीजों का प्रोडक्ट है 0, हमें नहीं पता, मैं एग्जांपल देता हूं कि x y का प्रोडक्ट 0 है। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो उनमें से डेफिनेटली एक क्लास में 0 है। माइट भी पॉसिबल दोनों 0 हों, बट डेफिनेट है एक क्लास में 0 होगा। क्यों, कोई से दो नॉन जीरो नंबर्स ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते जिनका प्रोडक्ट 0 है ही नहीं। मतलब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 2 को 4 वो 8 आता है। कोई ऐसा नंबर नहीं है नॉन जीरो जिसको नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करो को 0 आए। 0 लाने के लिए उस प्रोडक्ट में एक जो है वो लाजमी तौर पर 0 होना लाजमी है। मतलब इनमें से या x 0 है या y 0 है, माइट भी पॉसिबल दोनों ही 0 हो, लेकिन ये श्योर है कि एक लाजमी 0 होगा। अब वो वाला कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करें, देखें 2 और a मल्टीप्लाई होकर आंसर दे रहे हैं 0। अब इसमें से इसका तो मुझे श्योर है ये 2 तो 0 है, 2 तो 2 है, इसका मतलब फिर जिसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है वही 0 है। मीन टू से दैट a इज इक्वल टू 0। अब अगर ये a की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई तो इसे हम इस z में पुट कर देते हैं। सो z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा b, दैट इज आयोटा b, और ये असल में देखो रियल पार्ट खत्म हो गया, इसका मतलब z इज इक्वल टू प्योर इमेजिनरी। हमने क्या माना था, हमने माना था कि z और z के कॉन्जुगेट का नेगेटिव इक्वल है। हमने प्रूव कर दिया कि अगर इक्वल है तो z जो है वो फिर प्योर इमेजिनरी होगा। अब हमने ये स्टेटमेंट मान के पहली वाली प्रूव की, अब हम इसका उलट चलेंगे। मीन टू से अब पहले वाली स्टेटमेंट हम सही मानेंगे, फिर दूसरी वाली प्रूव कर देंगे। इसका मैं आपको बड़ा इजी वे बताऊंगा। अब उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कन्वर्सली। कन्वर्सली का मतलब है हम उलट अब जा रहे हैं। उसके लिए आप लेट z इज इक्वल टू, लेट यहां पे लिख लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू प्योर इमेजिनरी। अगर z प्योर इमेजिनरी है देन यहां से आप पीछे जाना शुरू कर दे। देखिए अगर z प्योर इमेजिनरी है इसका मतलब है कि a की वैल्यू 0 है, या अगर प्योर इमेजिनरी है तो z इज इक्वल टू आयोटा b है। अगर z इज इक्वल टू आयोटा b है तो a की वैल्यू मैं ये सारा प्रोसेस बैक जाता हूं, देखिए देन इट मींस दैट z is equal to iota b, which means that a is equal to 0। ठीक, देखिए अगर z is equal to iota b है इसका मतलब रियल पार्ट 0 है। देखो अब a अगर 0 है तो इसे मैं लिख सकता हूं 2a is equal to 0। इससे पीछे जाना स्टार्ट कर दे आप लोग। ठीक, अगर 2a 0 है इसे लिख सकता हूं a प्लस a, इसमें आयोटा b ऐड भी कर दें और आयोटा b सब्ट्रैक्ट भी कर दें। ये देखिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमें a प्लस आयोटा b चाहिए, ये वाला b और ये वाला b, इन्हें उठाकर उधर भेज दें तो ये बन जाएगा माइनस a प्लस आयोटा b। डन, ये है a प्लस आयोटा b, इसमें से माइनस आप कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस आयोटा b। डन, तो ये हमारे पास है इनफैक्ट z और ये हमारे पास है z कॉन्जुगेट। देख लो कन्वर्सली के बाद हमने क्या किया, इफ एंड ओनली से पहले वाली स्टेटमेंट को सही मान लिया। सही माना तो फिर हम बिल्कुल इसके उलट चल पीछे जाना शुरू।
यानी आप पहले आगे जा रहे हो, जितने स्टेप्स आप आगे गए हो उतने स्टेप्स आप वापस चले जाओ, और सिर्फ इस चीज का इजाफा करना है कन्वर्सली। डन। तो ये आप पहले को लेके दूसरा भी प्रूव कर सकते हो, दूसरे को लेके, लेकिन करने आपने दोनों ही है। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट, बहुत अहम क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट वाला पार्ट मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। ठीक, दैट्स ऑल। तो इस एक्सरसाइज का जो हमारे पास है तीसरा और आखिरी लेक्चर, तो उसमें बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो उसमें इंशाल्लाह मैं उसमें डिस्कस करूंगा। ठीक, तो इस लेक्चर नंबर 2 में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 2000 फ्रॉम 7 to 12, तो लास्ट और जो तीसरा इसका पार्ट होगा इंशाल्लाह उसमें उस वीडियो में मैं बाकी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक, तब तक अल्लाह हाफिज़। और फिर आखिरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।